दिल्ली की कथित कट्टर ईमानदार सरकार के एक और विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है। सच में ऐसी ईमानदारी आपने शायद ही कहीं देखी हो, जिसके पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई मंत्री और विधायक गिरफ्तार हो चुके हों और उसके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हों। लेकिन फिर भी कट्टर ईमानदार केजरीवाल सरकार के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने इस मामले में छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया है। एसीबी ने अमानतुल्लाह से पूछताछ के बाद उनके घर और 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2 ठिकानों से अवैध पिस्टल बरामद हुई थी। इसके साथ ही 24 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ था। इस दौरान एसीबी की टीम के साथ मौजूद पुलिस बल पर हमला करने की भी खबर आई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी किए जाने के मामले में जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार एसीबी ऑफिस में लॉकअप न होने की वजह से अमानतुल्लाह खान को सिविल लाइन थाने के लॉकअप में रखा गया है। अब एसीबी अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश करने के बाद कस्टडी की अपील करेगी। गौरतलब है कि एसीबी की रेड के दौरान आम आदमी पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट और अमानतुल्लाह खान के करीबी कौशर इमाम सिद्दीकी के यहां से कैश, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। कौशर इमाम के घर से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब तक की रेड में कुल 24 लाख कैश और 2 हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के मुताबिक यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेरफेर और अन्य अनियमितताओं से जुड़ा है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया है। इसके साथ ही अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है, जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। वहीं अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद उनके घर के बाहर एसीपी की टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि खान के रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने पुलिस बल को घेर लिया था। उसके बाद सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इसको लेकर पुलिस ने दक्षिण पूर्व जिले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 3 एफआईआर दर्ज करवाए हैं। इसमें अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में 2 प्राथमिकी दर्ज की है। तीसरी एफआईआर अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस टीम के साथ मारपीट के संबंध में दर्ज कराई गई है। वहीं अमानतुल्लाह खान की पत्नी शाफिया खान ने पुलिस पर हमले की बात को गलत बताया है। वहीं इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये लोग कहते हैं ऊपर से प्रेशर है, कोई भी शिकायत डालता है, सीईओ वक्फ बोर्ड की शिकायत पर ऐसा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, परमानेंट स्टाफ के लिए नियुक्ति हुई थी। दंगों के समय मेरा पर्सनल अकाउंट रिलीज अकाउंट नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले 24 लोगों को भर्ती किया गया, सबको मेरिट बेस पर लिया गया। उसी सीईओ ने इन लोगों को भी रखा जिसने शिकायत की है। ये 2022 के रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो हमने दिया। रिलीफ कमेटी 2020 में बनी, एफआईआर उससे पहले हो गई। ना मैंने किसी केस को प्रभावित किया, ना कुछ गलत किया। मैंने सभी मानदंडों का पालन किया है। मेरे खिलाफ 23-24 एफआईआर है। बहरहाल आपके कई नेता, विधायक और मंत्री इस समय जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसी पार्टी के विधायक या मंत्री को किसी पद से हटाने के लिए इस देश में किसी जांच एजेंसी ने शायद ही कभी सिफारिश की हो, लेकिन कट्टर ईमानदार बनने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार में अब ऐसा होने जा रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना गंभीर और आरोप कितने संगीन हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर एसीबी ने मांग की है कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों को धमकाने से जांच में बाधा आ रही है।
सूत्रों के अनुसार एसीबी ने कहा कि खान की आपराधिक छवि है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में गवाह बयान दर्ज कराने के लिए आगे आने से डर रहे हैं। एसीबी ने पत्र में कहा कि लोग अमानतुल्लाह खान से डरते हैं क्योंकि उनकी आपराधिक छवि है। इसके कारण गवाहों को उनके खिलाफ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से बयान देने में बाधा आ रही है। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद पर रहते हैं। एसीबी ने जांच पूरी होने तक खान को पद से हटाने की मांग की है। इससे पहले एसीबी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने इस मामले में छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया है। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान से पूछताछ के बाद उनके घर और 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2 ठिकानों से अवैध पिस्टल बरामद हुई थी। इसके साथ ही 24 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ था। इस दौरान एसीबी की टीम के साथ मौजूद पुलिस बल पर हमला भी किया गया। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यह मामला वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किराएदारी का निर्माण, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति से संबंधित है। इस संबंध में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था। एसीबी ने हवाला दिया कि खान के खिलाफ 23 आपराधिक केस दर्ज हैं। इसमें से 2 केसों का ट्रायल चल रहा है। 7 मामलों की जांच पेंडिंग है। इसके अलावा 1 सीबीआई समेत अन्य मामलों की जांच विभिन्न पुलिस स्टेशनों की पुलिस कर रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खान को वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता से बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं अमानतुल्लाह खान ने एक दिन पहले ट्वीट करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए टारगेट करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरे हुए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए लगातार उनके साथियों को निशाना बना रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर मैं। लेकिन मोदी जी एक बात कान खोलकर सुन लें, हम डरने वाले नहीं। न्यायपालिका और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार पीएम का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों पर सीबीआई की गाज गिरने वाली है। नीतीश कुमार के डिप्टी यानी तेजस्वी यादव के सामने सीबीआई ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आईआरटीसी टेंडर घोटाले में जमानत पर चल रहे तेजस्वी यादव की जमानत खारिज हो सकती है। इसके लिए सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक अर्जी भी लगा दी गई है। सीबीआई की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को समन किया है। सीबीआई की विशेष अदालत में दी गई अर्जी के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। आपको तेजस्वी यादव आईआरटीसी टेंडर घोटाले के आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस नोटिस में तेजस्वी से ये सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। सूत्रों का कहना है कि ये याचिका आईआरटीसी टेंडर घोटाले को लेकर दी गई है। आईआरटीसी टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर है। इस केस में सीबीआई ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी अपराधियों के खिलाफ धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस केस में अगर कोर्ट में ट्रायल में समुचित सबूत और गवाह सामने आ जाते हैं तो तेजस्वी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर केस सही साबित हुआ तो जो धाराएं तेजस्वी पर लगाई गई हैं उसके हिसाब से उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार जो कोशिश 2014 में कर चुके हैं, अब 2024 में उसे फिर से आजमाएंगे। तब भी बीजेपी से किनारा कर यूपी में चुनाव प्रचार करने और जेडीयू के लिए जमीन तलाश करने के लिए आए थे और अपने अभियान की शुरुआत वाराणसी से की थी। तब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बार फिर नीतीश बीजेपी से दूर हैं और लालू प्रसाद के करीब, तो मौका भी है और दस्तूर भी। इसलिए आंखों में पीएम बनने का सपना पाले नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा चुनाव फूलपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी की सीट वाराणसी से महज 100 किलोमीटर दूर फूलपुर से नीतीश कुमार पीएम मोदी को ठीक वैसी ही चुनौती देंगे जैसे अरविंद केजरीवाल एनजीओ की बड़ी टीम के साथ सीधे वाराणसी चुनाव लड़ने आ पहुंचे और अपनी फजीहत करवाकर लौट गए। नीतीश कुमार ने फूलपुर को इसलिए भी चुना क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी रही थी और दूसरे यह कि उन्हें कुर्मी मतदाताओं पर भरोसा है।
मतलब नीतीश यूपी में भी वही जात की राजनीति करेंगे जैसा बिहार में करते रहे हैं। फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहाँ से चुनावी सफर में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वह हिस्सा है जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार को यह अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर यह दांव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है, यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाकर खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। नीतीश के फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि यह फैसला अनायास ही नहीं बल्कि खूब सोच समझकर लिया गया है। प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह से नीतीश के मुफीद है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब है। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में, यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर सियासी लड़ाई को काशी बनाम प्रयाग बनाने की होगी। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के जुड़ाव वाली प्रयागराज की फूलपुर सीट से खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करना चाहेंगे। पीएम फेस को लेकर विपक्ष में भले ही खींचतान हो, लेकिन तकरीबन 2/3 विपक्षी वोटों को एकजुट कर बीजेपी को हराने की कोशिश तमाम बड़े दल करना चाहते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का फूलपुर के साथ ही समूचे यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन बदले हुए सियासी हालात में फूलपुर या यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर उन्हें सपा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मिलना तय है। ऐसे में कुर्मी वोटरों के साथ ही यादव और मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण इस सीट पर उन्हें मजबूत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को गहरा जख्म दे गया है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल ने अपनी वही सारी पुरानी बातें दोहराई कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, उसके नेताओं को तोड़ना चाहती है। इसके लिए नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया जाता है ताकि वे परेशान होकर पार्टी छोड़ दें। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एसीबी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में हथियार समेत 24 लाख कैश मिले। इससे पहले अमानतुल्लाह खान के पीए को पटना एयरपोर्ट पर कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन सबसे अरविंद केजरीवाल को क्या लेना। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि पहले इन्होंने सत्यन जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला, अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी कई विधायकों को गिरफ्तार करेंगे। लगता है इन्हें गुजरात में तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पहले इन्होंने सत्यन जैन को गिरफ्तार किया पर कोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है। मनीष सिसोदिया ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी साफिया खान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यह बात कही। एसीबी की छापेमारी के दौरान अमानतुल्लाह खान के आधिकारिक हैंडल से उनकी पत्नी साफिया खान ने ट्वीट किया था। साफिया खान ने लिखा कि अमानत साहब के एसीबी दफ्तर जाने के बाद पुलिस अधिकारी घर पहुंचे और तलाशी ली। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया गलत खबर चलाकर गुमराह कर रही है। एसीबी को अमानतुल्लाह खान के घर और अन्य ठिकानों से छापेमारी में 24 लाख रुपए नगद और एक बिना लाइसेंस हथियार बरामद हुआ। अमानतुल्लाह खान के 2 और सहयोगियों के ठिकानों पर भी एसीबी ने छापे मारे हैं। अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को भी गिरफ्तार किया गया है। हामिद अली के ठिकाने से पुलिस को एक बेरेटा पिस्टल और 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। एक आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सिद्दीकी के ठिकाने से पुलिस को एक देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तेलंगाना में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के 4 सांसद तेलंगाना से बने थे और उसके बाद से हुए सभी चुनाव में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए राज्य में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस और उसके मुखिया के चंद्रशेखर राव के लिए भाजपा आंख की किरकिरी बनी हुई है। लेकिन चुनाव के मैदान में ना हरा पाओ तो घिनौना खेल खेलने लगो। टीआरएस इस समय यही कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर राज्य में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब हैदराबाद में टीआरएस नेता की वजह से गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अमित शाह की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का मामला सामने आते ही तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दरअसल अमित शाह के काफिले के सामने टीआरएस नेता ने अपनी गाड़ी लगा दी, जिसे बाद में सुरक्षा कर्मियों ने मौके से हटवा दिया। काफिले के सामने गाड़ी लगाने वाले टीआरएस नेता की पहचान गोसुरा श्रीनिवास के रूप में हुई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लाल रंग की कार काफिले के रास्ते में खड़ी नजर आ रही है। उसके आसपास कई सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं और उसे रास्ते से हटाते दिख रहे हैं।
वहीं इस घटना को लेकर टीआरएस नेता अलग ही राग गा रहे हैं और अपने बचाव में अब बहाने भी बना रहे हैं। गोसला श्रीनिवास ने कहा कि मेरी कार काफिले के सामने अचानक से रुक गई थी। मैं इस दौरान कुछ समझ पाता, तब तक गृह मंत्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने कार के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मैं पुलिस अधिकारी से मिलूंगा और कार्रवाई करने के लिए कहूंगा। गौरतलब है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर परेड ग्राउंड से लौट रहे थे। उनका काफिला ग्रीनलैंड्स के हरिता प्लाजा होटल के पास पहुंचा ही था कि होटल के प्रवेश द्वार पर एक लाल रंग की कार खड़ी मिली, जिससे काफिले का मार्ग बाधित हो गया। गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए। इस मामले में उच्चाधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं श्रीनिवास ने कहा कि गाड़ी में की गई तोड़फोड़ मेरे लिए एक अनावश्यक तनाव जैसा है। बता दें कि अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला पहली बार नहीं देखने को मिला है। 13 दिनों के भीतर इस तरह का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 4 से 5 सितंबर को अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर भी सुरक्षा में चूक हुई थी। वहीं अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान एक संदिग्ध शख्स उसके आसपास कई घंटों तक घूमता दिखा था। शख्स पर जब अधिकारियों को शक हुआ तो जानकारी देने में पुलिस ने उसे 2-3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से उद्धव ठाकरे गुट का बचा खुचा जनाधार भी लगातार खिसक रहा है। ताजा मामले में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए शिवसेना की राज्य इकाई के 15 में से 12 प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के कुल 12 राज्य प्रमुखों ने 16 सितंबर को शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इनमें दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और अन्य कई राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। मतलब यह कि उद्धव गुट की शिवसेना महाराष्ट्र के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में भी अपने खात्मे की ओर बढ़ चली है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाले सभी प्रमुखों को आश्वासन दिया गया है कि उनके राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद इसके बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, विभिन्न राज्यों की शिवसेना क्षेत्रीय प्रमुखों की बुधवार को बैठक हुई और उन सभी ने हमें अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर संपन्न हुई बैठक में देश के कोने कोने में शिवसेना पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा शिंदे ने एक और ट्वीट किया। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, इसमें दिल्ली, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद, गोवा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा नाम के 12 राज्यों के क्षेत्रीय प्रमुख शामिल थे। उन्होंने इन सभी राज्य प्रमुखों को उनके राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सूत्रों के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाले प्रदेश प्रमुखों में दिल्ली शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी, मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष तोम्बी सिंह, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थडेश्वर महावर, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय परिहार, गुजरात राज्य के प्रमुख एस, हैदराबाद राज्य के प्रमुख मुरारी अन्य शामिल हैं। इस सूची में गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत, कर्नाटक राज्य प्रमुख कुमार ए हकरी, पश्चिमी बंगाल राज्य प्रमुख शांति दत्ता, उड़ीसा राज्य प्रभारी ज्योतिश्री प्रसन्ना कुमार और त्रिपुरा राज्य प्रभारी बरिवा देवनाथ भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इसी साल जून में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। जिसके बाद से शिवसेना 2 खेमों के बीच राजनीतिक खींचतान में बटी हुई है। साथ ही शिवसेना पार्टी पर कब्जे को लेकर भी एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के बीच लड़ाई अब अदालत में है। जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।